क्यों सिर्फ इस एक सीन की वजह से अपोकलिप्स को सबसे ज्यादा दबदबे वाला विलन माना जाता है? Inês? Inês? तो आज बात करते हैं 2016 में रिलीज हुई फिल्म एक्समैन एपोकलिप्स की और जानते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है। यह फिल्म की कहानी साल 1983 के कोल्ड वॉर के दौर में सेट की गई है। उस समय लोग भगवान में गहरा विश्वास रखते थे और इसी वजह से बेहद शक्तिशाली सुपर पावर वाला म्यूटेंट अपोकलिप्स पूजे जाने लगा। हर बार जब वह अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचता तो अपने 4 गार्डियंस को एक नई बॉडी ढूंढने का आदेश देता। इस बार उन्होंने उसके लिए एक ऐसे म्यूटेंट को चुना जिसके पास सुपर हीलिंग एबिलिटी थी। बॉडी ट्रांसफर के जरिए अपोकलिप्स उस बॉडी की सारी सुपर पावर्स हासिल कर सकता था। सोचिए उसने अब तक कितनी ताकतें प्राप्त की होंगी। सब कुछ तैयार होने के बाद अपोकलिप्स का कॉन्शियसनेस ट्रांसफर औपचारिक रूप से शुरू हुआ। जैसे ही हाई प्रीस्ट ने आदेश दिया, बाहर खड़े लोग तेजी से रस्सियां खींचने लगे और पिरामिड के शीर्ष पर ढकी हुई चादर धीरे धीरे हटा दी गई। सूरज की रोशनी पड़ते ही पिरामिड पर बने सिंबल्स तेजी से सक्रिय हो गए। इन रिचुअल्स के माध्यम से अपोकलिप्स का कॉन्शियसनेस पास रखी बॉडी में धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगा। यही वह समय था जब अपोकलिप्स सबसे कमजोर था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही मौका लोगों को लंबे इंतजार के बाद टिरनी को खत्म करने का अवसर देगा। उन्होंने सहारा दे रही लकड़ियों को जोर से तोड़ दिया और अगले ही पल भारी पत्थर फिसलते हुए सीधे पिरामिड के अंदर की ओर बढ़ने लगे। सबसे अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया ताकि वे सब अंदर ही फंस जाएं। यह दृश्य चारों हॉर्समैन को सतर्क कर देता है। उन्होंने तुरंत अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया और अपोकलिप्स की रक्षा करने लगे। आखिर वे सामान्य इंसान थे जिनके पास बस एक उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाए। पत्थर एक एक करके पिरामिड के भारी पिलर्स को तोड़ते गए। कुछ ही समय में यह भव्य इमारत धीरे धीरे गिरने लगी। बाहर खड़े लोग चारों ओर भागने लगे और पिरामिड के अंदर दीवारों से विशाल पत्थर लगातार गिरने लगे। अपोकलिप्स का बॉडी ट्रांसफर आखिरी चरण में पहुंच चुका था। तभी एक सैनिक मौका देखकर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन एक गार्डियन ने उसे टेलीकिनेसिस से नियंत्रित कर लिया। जैसे ही आखिरी भारी पिलर टूटा, पिरामिड पूरी तरह ढह गया। मरते हुए आखिरी गार्डियन ने अपोकलिप्स के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बना दी। अंत में वे सभी जमीन की गहराई में एक साथ दफन हो गए। जल्द ही समय 1983 की एक दोपहर पर आ जाता है। CIA एजेंट मोयरा को इजिप्ट में वह गुफा मिलती है जहां अपोकलिप्स गहराई में दबा हुआ था। जब वह गुफा के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि कुछ फॉलोअर्स जो अपोकलिप्स को भगवान मानते हैं उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी गुफा के मुहाने से होकर पिरामिड पर पड़ती है, उसकी सतह पर बने सिंबल्स तुरंत चमक उठते हैं। हजारों साल से सोया हुआ अपोकलिप्स आखिरकार जाग गया। जब वह दोबारा सड़कों पर दिखाई दिया तो उसने पाया कि सब कुछ बेहद अजनबी हो चुका है। उसने यह भी देखा कि म्यूटेंट्स की स्थिति सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उन्हें छोटे मोटे गलत काम करने पड़ रहे हैं और वे आम लोगों के अत्याचार का शिकार बन रहे हैं। यह देखकर अपोकलिप्स चुप नहीं रहा। उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उसने हल्का सा हाथ घुमाया और उसके पीछे खड़े 3 लोगों के सिर पल भर में गायब हो गए। फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और एक आदमी सीधे दीवार में जड़ दिया गया। इसके बाद अपोकलिप्स स्टॉर्म के साथ उसके घर गया। लंबे समय तक सोए रहने की वजह से उसे आधुनिक ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। उसने टीवी को माध्यम बनाकर तेजी से ह्यूमन हिस्ट्री सीखी और उनकी लैंग्वेज भी समझ ली। स्टॉर्म से उसे पता चला कि अब इस दुनिया पर कमजोर इंसानों का शासन है। यह जानकर अपोकलिप्स ने तय किया कि अब समय आ गया है अपनी सारी शक्ति वापस लेने का। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसे अपने 4 हॉर्समैन को फिर से इकट्ठा करना होगा। जब अपोकलिप्स ने अपनी आंखें घुमाई तो स्टॉर्म ने तुरंत एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। यह उसकी एक खास सुपर पावर है जिससे वह दूसरे म्यूटेंट्स की शक्ति बढ़ा सकता है। इसके बाद वह अंडरग्राउंड मार्केट के कलीबान को खोजता है क्योंकि उसकी मदद से बाकी 3 हॉर्समैन को जल्दी ढूंढा जा सकता है। रास्ते में साइलोक उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपोकलिप्स एक बार फिर अपनी लीडरशिप दिखाते हुए उसकी सुपर पावर को और मजबूत कर देता है। इस तरह अपोकलिप्स को दूसरा गार्डियन मिल जाता है। बदले में साइलॉक अपोकलिप्स को तीसरे सुपर पावर वाले म्यूटेंट एंजल तक ले जाती है। एंजल पहले एक अरीना फाइट में अपने पंख घायल कर चुका था जिससे वह लगभग बेकार हो गया था। इसके बावजूद अपोकलिप्स उसे जबरदस्ती अपग्रेड देता है। जैसे ही अपोकलिप्स अपनी आंखें घुमाता है, अगले ही पल एंजल की मेटल स्केलेटन उसके पीठ से बाहर निकल आती है। वह पूरी तरह बदल जाता है। उसे नई ताकत मिलती है और साथ ही लॉन्ग रेंज अटैक की एबिलिटी भी हासिल हो जाती है। इसके बाद अपोकलिप्स ने आखिरी गार्डियन के लिए हमारे पुराने परिचित को चुना। हाँ, वह था मैग्नीटो। कुछ समय पहले मैग्नीटो ने स्टील फैक्ट्री में अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके एक सहकर्मी की जान बचाई थी, लेकिन इसी वजह से उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। उसी रात उसने सामान बांधा और अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से जाने का फैसला किया। तभी उनकी छोटी बेटी अचानक गायब हो गई। पति पत्नी उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे जहां पहले से ही पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने उनकी बेटी को बंधक बनाकर मैग्नीटो को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान उनकी
बेटी ने अपने पिता को पकड़े जाते देखा। भावनाओं पर काबू न रख पाने की वजह से उसकी सुपर पावर जाग उठी और उसने ढेर सारे कौवों को बुलाकर सभी पर हमला करवा दिया। अफरा तफरी में एक पुलिस वाले के हाथ से तीर छूट गया और उसने गलती से माँ और बेटी दोनों को मार दिया। उस पल मैग्नीटो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने क्रोध में आकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला। इसके बाद वह टूटे हुए मन से अपनी फैक्ट्री पहुंचा जहां वह दिन में काम करता था। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और उन सहकर्मियों से बदला लेने का फैसला किया जिन्होंने उसकी शिकायत की थी। उसी समय अपोकलिप्स और उसके साथी उसके पीछे प्रकट हुए। मैग्नीटो की मंशा जानने के बाद अपोकलिप्स ने बस अपनी आंखें घुमाई और अगले ही पल सभी मजदूर जमीन के नीचे दफन हो गए। मैग्नीटो को पूरी तरह अपने साथ करने के लिए अपोकलिप्स उसे उसके बचपन की दर्दनाक यादों तक ले गया, उस जगह जहां उसके माता पिता की हत्या हुई थी। उसने उसी नफरत का इस्तेमाल करके मैग्नीटो की मेटल कंट्रोल करने की शक्ति को और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि अपोकलिप्स अब अपने अंतिम प्लान को अंजाम देने वाला था। अपोकलिप्स ने जैसे ही अपनी आंखें घुमाई, शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में रेत में बदल गईं। फिर वही रेत दोबारा जुड़कर शहर के बीचों बीच एक विशाल पिरामिड में बदल गई। अब साफ था कि अपोकलिप्स अपना कॉन्शियसनेस प्रोफेसर के शरीर में ट्रांसफर करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे प्रोफेसर की टेलीपैथी एबिलिटी मिल जाती और फिर वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा सकता था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मैग्नीटो के लिए एक खास हेलमेट भी बनाया जो टेलीपैथी अटैक से बचा सके, क्योंकि बॉडी ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान एपोकलिप्स बेहद कमजोर हो जाता है और उसे मैग्नीटो से एक मजबूत डिफेंस की जरूरत थी। मैग्नीटो की ताकत से धरती पर मौजूद सारा मेटल बेकाबू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया टूटकर बिखर रही हो। अगर ऐसा चलता रहा तो इंसानी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाती। तभी एक्स-मैन की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने दो हिस्सों में बंटकर काम करने का फैसला किया। क्विकसिल्वर और मिस्टिक का काम था मैग्नीटो को होश में लाना, जबकि बाकी लोग पिरामिड के अंदर जाकर प्रोफेसर को बचाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अपोकलिप्स पहले से तैयार था। उसने अपने गार्डियंस को पहले ही तैनात कर रखा था। पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बार उसने अपने निजी गार्ड्स को पिरामिड के बाहर तैनात किया ताकि एक्स-मैन जैसे विरोधियों को रोका जा सके। इसी बीच अपोकलिप्स का बॉडी ट्रांसफर भी जारी था। अचानक प्रोफेसर एक नीली रोशनी से घिर गया। जब अपोकलिप्स लगभग प्रोफेसर के शरीर पर कब्जा करने ही वाला था, तभी नाइट क्रॉलर वहां पहुंचा और अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी से प्रोफेसर को प्लेन पर ले गया। रिवाज के बीच में रुक जाने से अपोकलिप्स गुस्से में दहाड़ उठा। बाहर आते ही उसका सामना क्विकसिल्वर से हुआ, जिसने उस पर तेज हमले किए। लेकिन अपोकलिप्स भी साधारण नहीं था। अगले ही पल उसकी आंखें तेजी से घूमी और उसने क्विकसिल्वर की गति को पकड़ लिया। क्विकसिल्वर को रोकने के बाद अपोकलिप्स उसके सामने पहुंचा, उसका हाथ तोड़ दिया और उसकी टांग भी तोड़ दी। तभी उसकी गार्डियन साइलॉक पास आई। शुरुआत में लगा कि वह मदद करने आई है, लेकिन उसने अचानक अपोकलिप्स पर वार कर दिया। अपोकलिप्स की हीलिंग एबिलिटी बेहद शक्तिशाली थी। उसने उसे पकड़ लिया और तब पता चला कि वह असली साइलॉक नहीं बल्कि मिस्टिक थी। इसी दौरान प्रोफेसर ने अपोकलिप्स को अपने माइंड में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अपोकलिप्स उस पर भारी पड़ गया और हालात पलट गए। जब वह प्रोफेसर को फिर से पकड़ने ही वाला था, तभी दो लोहे की पटरियां उसके सामने आकर रुक गईं। हाँ, वहां मैग्नीटो आ चुका था। अपने नेता के खिलाफ खड़े होकर उसने पूरी ताकत से आसपास का सारा मेटल अपोकलिप्स पर दे मारा। बाकी लोग भी मिलकर उस पर हमला करने लगे। अपोकलिप्स हजारों सालों से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर के जरिए जीवित था। उसे इन युवाओं की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालात फिर से उसके पक्ष में झुकने लगे। तभी वह महिला सामने आई जो पूरी स्थिति को संभाल सकती थी। उसकी फीनिक्स पावर इतनी शक्तिशाली थी कि अपोकलिप्स जैसा प्राचीन मॉन्स्टर भी उसका सामना नहीं कर सका। आखिरकार सभी ने बंधनों से खुद को आजाद किया और एक साथ अपोकलिप्स पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि स्टॉर्म ने भी उसका साथ छोड़कर उस पर वार किया। अंतिम क्षण में फीनिक्स पावर का सबसे शक्तिशाली प्रहार हुआ और अपोकलिप्स का शरीर इसे सहन नहीं कर पाया। वह पूरी तरह टूटकर धूल में बदल गया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। अपोकलिप्स की कहानी से यही समझ आता है कि उसके पास अकेले लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसने टीम बनाकर गलती की। उसका प्लान नाकाम हो गया और अंत में उसे अपने ही साथियों की बेट्रायल का सामना करना पड़ा। सच में ये एक विडंबना थी।